अनुराग त्रिपाठी प्रगत संस्थान अमनापुर से आपका स्वागत करता हूँ। आज आपका जो अध्ययन विषय है वह अपवाह तंत्र के अंतर्गत नर्मदा ड्रेनेज सिस्टम है। नर्मदा अपवाह तंत्र के बारे में आज आप पढ़ेंगे। इससे पहले उत्तर भारत के अपवाह तंत्र में 3 अपवाह तंत्र हमने आपको विस्तृत रूप से बताया है, जिसमें एक सिंधु अपवाह तंत्र है, दूसरा गंगा अपवाह तंत्र है और तीसरा इसमें ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र था। तीनों अपवाह तंत्रों की विस्तृत जानकारी आपको प्रदान की गई। आज जो अपवाह तंत्र आपको बताया जा रहा है, जो दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच एक महान विभाजक जल रेखा है जिसका नाम नर्मदा है, उस नर्मदा नदी से आपका परिचय कराने का प्रयास किया जा रहा है और इससे संबंधित सामान्य ज्ञान और स्पेशली जागृति की जो परीक्षाएं हैं उसमें भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। और ऐसा हो नहीं सकता कि नदी तंत्र या अपवाह तंत्र से कोई ना कोई प्रश्न आपसे न पूछा जाए, क्योंकि वो सिलेबस के एक चैप्टर के अंतर्गत आता है अपवाह तंत्र, तो इससे आप समझेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखते हैं नर्मदा नदी को कितने नामों से जाना जाता है। तो अब यहाँ देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इसको मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। जीवन रेखा इस नाते कहा जाता है कि अधिकांशतः कार्य बहुउद्देशीय परियोजनाओं से संबंधित बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के तीर्थ स्थल कहा था, उसी संदर्भ में जितने भी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, बांध हैं, सिंचाई के साधन हैं, वह गुजरात और मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ आप देखेंगे इस नदी का कुछ और नाम भी है, उस नामों से आप परिचित हो लें। इसका नाम साकरी है, मुहबोला है, संकरी है। मुहबोला, साकरी, संकरी। छोटे छोटे संकर के आकार के टुकड़े नदी में मिलते हैं। नदी कलकल छलछल कूद कूद कर बहती है, तो इस नाते इसका नाम बंदर कुंडली भी है। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र की नदी है और हंस घाटी से होकर प्रवाहित होती है। मध्य प्रदेश का सबसे आधार तल ही नर्मदा नदी की घाटी ही है। ऐसी स्थिति में इसका नाम बंदर कुंडली भी है, इसका नाम रेवा भी है, इसका नाम शिवपुत्री भी है, इसका नाम मैकाल पर्वत से निकलने के नाते इसका नाम मेकल सुता भी है, इसका नाम आनंदमय नदी भी है। और एक जानवर है टालमी। टालमी की एक रचना है भारत का भूगोल। टालमी ने अपनी रचना भारत के भूगोल में इस नदी का नामदासो दिया है। तो इस तरह से इसके नाम से हम परिचित हुए। नाम से परिचित होने के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसका परिचय करते हैं कि नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ तक चलती है। तो सब 2 ही चीजें उसमें महत्वपूर्ण हैं। एक उसका नदी का उद्गम होता है और दूसरा पॉइंट नदी का मुहाना होता है। आप ये देखते हैं कि नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। आपको इससे पहले कई बार बताया जा चुका है कि अमरकंटक पहाड़ी से 3 नदियां निकलती हैं। उन 3 नदियों में उत्तर पूर्व की तरफ जाने वाली नदी सोन नदी है, पश्चिम की तरफ जाने वाली नदी में नर्मदा नदी है, जिसका नाम रेवा है, और इससे दक्षिण पूर्व में नदी जाती है जिसका नाम महानदी है, जो छत्तीसगढ़ और इसके बाद उड़ीसा से गुजरते हुए अंत में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब आप ये देखते हैं कि जो अमरकंटक पहाड़ी है उसकी लोकेशन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सीमा पर है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा पर अमरकंटक पहाड़ी इस विंध्याचल पहाड़ी का पूर्वी हिस्सा और इस सतपुड़ा का पूर्वी हिस्सा ही है। दोनों के मिलन से ये अमरकंटक की पहाड़ी का हिस्सा पैदा होता है। और कुछ छोटी पहाड़ियों के रूप में, जैसे विंध्याचल के पूर्वी हिस्से में भांडेर कहा गया, इस शाखा को कैमूर कहा गया, उसी तरह से सतपुड़ा के पूर्वी हिस्से में मैकाल है। लेकिन जहां पर दोनों पहाड़ियों का मिलन है वह पहाड़ी अमरकंटक पहाड़ी है और अमरकंटक पहाड़ी से ही नर्मदा नदी निकलती है। अमरकंटक पहाड़ी से 3 नदियां आपकी निकल रही हैं।
पश्चिम की तरफ नर्मदा जा रही है, दक्षिण पूरब की तरफ जा रही है महानदी, और उत्तर पूरब की तरफ सोन नदी जा रही है। सोन और महानदी और नर्मदा। अब आप इस चीज को देखते हैं कि नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर बनती है, जिसमें से मध्य प्रदेश में भी इसका अधिकांशतः प्रवाह है, जो 1077 किलोमीटर की लंबाई लिए हुई है। अब आप इस चीज के बारे में आगे बढ़ते हैं तो यह नदी जो है मुख्य रूप से 3 राज्यों में इसका प्रवाह तंत्र है। मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है और फिर गुजरात में है। सबसे अधिक हिस्सा इसका मध्य प्रदेश में है, इसके बाद फिर गुजरात में है, और थोड़ा सा हिस्सा लगभग 50 से 100 किलोमीटर तक का हिस्सा इसका महाराष्ट्र में है। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि नर्मदा नदी किन राज्यों से प्रवाहित होती है, तो उनमें तीनों राज्य आ जाएंगे। मध्य प्रदेश के बाद गुजरात, और गुजरात के बाद फिर महाराष्ट्र। अरब सागर में जो गिरने वाली नदियां हैं, हालांकि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी अगर आपसे कभी पूछा जाए तो उसका उत्तर तो गोदावरी हो जाएगा, लेकिन अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की ये सबसे बड़ी नदी है। आप इस चीज को जानते हैं। इससे पहले हमने भारत का जो नेचुरल रीजन बताया, नेचुरल जो विभाजन बताया था प्राकृतिक रीजन का, उसमें आपने देखा था वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट नीलगिरी की पहाड़ी पर मिलते हैं, और इस नीलगिरी पहाड़ी पर जो मिलन है, अब ये पश्चिम घाट से पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियों में नर्मदा सबसे लंबी नदी है। नर्मदा की बात फिर आगे जब आप पढ़ते हैं तो कई नदियों का उल्लेख इसमें किया गया था, जिसमें नर्मदा था, फिर नर्मदा नदी थी, मांडवी थी, नेत्रवती थी, कर्णावती थी, पेरियार थी। तो इनकी भी चर्चा, अब चूंकि ये नर्मदा अरब सागर में गिरने वाली नदियों का प्रवाह वर्तमान में आपका ये हो गया। अब इसके अंतर्गत दूसरा पॉइंट इसमें बनेगा भ्रंश घाटी, फाल्टिंग, फोल्ड और फाल्ट। फोल्ड का मतलब बलन है और फाल्ट का मतलब भ्रंश है। भ्रंश घाटी से होकर के प्रवाहित होती है। देखिए, ये जो भ्रंशन चैप्टर है और एक चैप्टर है वलन, दोनों चैप्टर, इसको फाल्टिंग कहते हैं और इसको फोल्डिंग कहते हैं। तो इसका विस्तृत अध्ययन आपको करना है। वलन क्या है, वलन कितने प्रकार का है, वलन से कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती हैं, कौन कौन से पर्वत विश्व में बने पर्वत हैं। उसी तरह से भ्रंशन क्या है, भ्रंशन कैसे होता है, भ्रंशन के कितने प्रकार हैं, सम्मित है, एकनत है, द्विगनत है, नापे है। इस तरह से इसका भी अध्ययन आपको आर्ट में करना है। फिर आगे जब हम बात करते हैं तो फिर ये देखते हैं भड़ौच, जिसका नाम भृगुकक्ष था। इतिहास में इसको भृगुकक्ष के नाम से जानते हैं, भड़ौच नाम से जानते हैं, बेरीगाजा नाम से जानते हैं। प्राचीन काल में यह एक मुख्य रूप से बंदरगाह हुआ करता था, जिससे पश्चिम एशिया के देश जुड़े होते थे। तो भड़ौच के निकट ये नदी ज्वार नदमुख बनाती है। जब बात ज्वार नदमुख की आ जाएगी, ज्वार नदमुख, तो ज्वार नदमुख के लिए एक और शब्द प्रयुक्त है जिसका नाम एस्चुअरी है। चाहे ज्वार नदमुख आप कहिए, चाहे एस्चुअरी कहिए, बात एक ही है। नदी जब वृद्धावस्था में होती है तो निक्षेप जनित स्थलाकृतियों में डेल्टा और एस्चुअरी आती है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। फिर जब आप आगे बढ़ते हैं तो इसका जो मुहाना है वो खंभात की खाड़ी है। ये देखिए, खंभात की खाड़ी है, यही इस नदी का मुहाना है। और इसके बाद फिर खंभात की खाड़ी अरब सागर का हिस्सा है और अरब सागर हिंद महासागर का हिस्सा है। इसके बाद फिर आप ये देखते हैं कि मध्य प्रदेश का यह सबसे निचला स्थान नर्मदा नदी घाटी है। हमने इसका सामान्य परिचय किया, उद्गम देखा, मुहाना देखा, भ्रंश घाटी की बात देखी, ज्वार नदमुख या एस्चुअरी देखी, किन किन राज्यों में इसका विभाजन है उसको हमने देखा। वलन और भ्रंशन की जो प्रक्रिया है
उसको देखा, इस तरह से वर्णन की आकृति बनती है। और भ्रंश में क्या होता है, कोई स्थान अपने समीपवर्ती स्थान से नीचे धंस जाता है तो घाटी बन जाएगी, वो भ्रंश घाटी कहलाएगी। और अगर स्थान ऊपर इस तरह से उठ जाता है तो भ्रंशोत्थ पर्वत हो जाता है। तो इस तरह की आकृति से होकर के नर्मदा नदी इस घाटी में होकर के प्रवाहित होती है। और भ्रंश घाटी से प्रवाहित जितनी भी नदियां होंगी, चाहे भारत में चाहे विश्व में, वो सभी नदियां अपने बेस लेवल को प्राप्त होंगी, अपने आधार तल को प्राप्त हो जाती हैं। अब उसमें निर्माण की संभावना समाप्त हो गई है, जबकि उत्तर भारत की नदियां अभी अपने बेस लाइन को, बेस लेवल को प्राप्त नहीं की हैं, लेकिन दक्षिण भारत की नदियां अपने बेस लेवल को प्राप्त कर चुकी हैं। इसके बाद फिर जब आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर इसकी जो और ट्रिब्यूटरी है, इसकी जो और सहायक रिवर है, उसके बारे में आप देखते हैं। दाएं की सहायक इसकी और फिर बाएं की सहायक। आप ये देख रहे हैं कि ये नदी जो है इस तरह से आ रही है, पूरब से पश्चिम की तरफ। ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है कि कौन सी नदी पूरब से पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है, जो कि मुख्य रूप से अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदी है। तो इसका जो दायां हिस्सा होगा ये होगा, और जो इसका बायां हिस्सा होगा ये होगा। तो दाएं की इसकी सहायक में हिरन है, जिसका उद्गम कुंडमगाम है, जबलपुर, तिंदोरी है, बारना है, हथनी है। बाएं की सहायक में शेर है, शक्कर है, दूधी है, तवा है, गंजाल है। फिर से देख लीजिए, दाएं की सहायक वर्ती में हिरन, तिंदोरी, बारना, हथनी। बाएं की सहायक में शेर, शक्कर, दूधी, तवा, गंजाल है। इस तरह से यहाँ भी हमने इस ट्रिब्यूटरियों को, सहायक की नदी शाखाओं को दिखाने का प्रयास किया है, जिसमें दाहिने साइड में बरना है, मान है, हिरन है, दाहिने साइड में, सॉरी, बाएं साइड में शेर, शक्कर, दूधी और तवा है। ये राइट है, लेफ्ट है, ये मुहाना है, ये उद्गम है। इसको देखने के बाद अब इसमें से देखिए, प्रश्न की तो कोई सीमा नहीं है, प्रश्न क्या पूछा जाएगा, कहां से पूछा जाएगा। अध्ययन जितना ही ज्यादा डीपली होता है उतना ही आप उस विषय पर, उस टॉपिक पर पकड़ मजबूत आपकी रहती है और आपके अंदर एक आत्मविश्वास भी रहता है। तो अगर मान लीजिए 80% उस पर अध्ययन आपका पूरा है और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपको नहीं आ रहे हैं, तभी आपके प्रश्न के सही होने की संभावना 80% से ज्यादा ही होती है। अब आप यहाँ देखिए, थोड़ा सा और हम जब विस्तार में चलते हैं तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। नदी का जो उद्गम है अमरकंटक है। अमरकंटक अनूपपुर जिला है, अनूपपुर जिला है मध्य प्रदेश में, और स्थान पुष्पराजगढ़ है। उसके उद्गम स्थल पर 3 प्रपात को आप देख रहे हैं। कपिलधारा प्रपात है, दुर्गाधारा प्रपात है, दुग्धधारा प्रपात है। तो 3 प्रपात आप इसको देख रहे हैं। जब आप और आगे बढ़ते हैं तो कुछ प्रमुख जिलों को, यहाँ पे स्थानों को लिखा गया है, जिसमें फिर नदी पश्चिम की तरफ अब इसका प्रवाह हो रहा है। पश्चिम की तरफ नदी आगे बढ़ रही है। पश्चिम की तरफ आगे बढ़ने पर डिंडोरी है, मंडला या मंडला है, जबलपुर है, रायसेन है, नरसिंहपुर जिला है, होशंगाबाद जिला है, जहां नोट ब्रश भी है। और फिर इसके बाद खंडवा है, खंडवा के बाद खरगोन है, धार जिला है, झबुआ है, अलीराजपुर है और भृगुपक्ष या भड़ौच, ये आप आ गए गुजरात में। थोड़ा सा जिला यहाँ पे, थोड़ी सी जो शाखा है महाराष्ट्र। अब जो स्थान लिखे गए हैं उस पर कुछ प्रश्न भी हैं, उस प्रश्नों को देखते हैं। जबलपुर के पास में ही धुआंधार जलप्रपात है, 13 किलोमीटर की दूरी पर। भेड़ाघाट जलप्रपात है और बारिकी परियोजना है। बहुत महत्वपूर्ण है सब, धुआंधार है, भेड़ाघाट है, ये सब महत्वपूर्ण है। कपिलधारा है, दुग्धधारा है, महत्वपूर्ण है। फिर रायसेन, फिर नरसिंहपुर। नरसिंहपुर के पास में
अर्जुन कुंड, भीम कुंड, सतधारा प्रपात, यहाँ पे 3 प्रपात आपके हो गए। सीहोर के पास में आप देखेंगे कोलर बांध है, तवा बांध है। तवा जो है इसकी सहायक भी है। फिर इसके बाद खंडवा आप देखेंगे, खंडवा के पास में सुक्ता बांध, इंदिरा सागर बांध, मानधाता दधरी जलप्रपात, तो इंदिरा सागर ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। खरगोन, धार, झबुआ, अलीराजपुर और फिर भड़ौच के पहले इस नदी पर गुजरात में सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। सरदार सरोवर बांध है और अंत में फिर आप देख रहे हैं खंभात की खाड़ी में नदी गिर जा रही है। तो इस तरह से सब मिला करके एक बार फिर से आप देखिए, अमरकंटक के पास कपिल धारा, दुर्गा धारा, दुर्ग धारा, मंडला के पास में थावर परियोजना, जबलपुर के पास में धुआंधार, भेड़ाघाट जलप्रपात और बागी परियोजना, नरसिंहपुर के पास में अर्जुन कुंड, भीम कुंड, सतधारा जलप्रपात, सीहोर के पास में कोलर बांध, तवा बांध, खंडवा के पास में सुक्ता बांध, इंदिरा सागर बांध, मानधाता दधरी जलप्रपात। फिर आगे जब आप पढ़ेंगे तो खंभात की खाड़ी। 16 जिलों से लगभग इसका, मध्य प्रदेश के 16 जिलों से इसका जो अपवाह है उसमें अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, सिवनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, सीहोर, हरदा, देवास, खंडवा, खड़गौल, धार, बड़गांव, अलीराजपुर। इसके बाद यहाँ पे जो मुख्य बांध हैं, प्रमुख बांध हैं जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, सरदार सरोवर बांध, इंदिरा सागर बांध, ओंकारेश्वर बांध, तवा बांध है तो सभी नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर गुजरात में है, इंदिरा सागर मध्य प्रदेश में है, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में, तवा मध्य प्रदेश में। इस नाते इसको आपको अलग किया गया क्योंकि अभी आपने पढ़ा था कि नदी 3 राज्यों से प्रवाहित होती है, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो ये कभी कभी राज्य पूछ लिए जाते हैं कि फला बांध किस राज्य में है। अब हम इसके आगे के प्रश्नों पर चलते हैं। खरगोन, देखिए यहाँ पे एक चीज छूट रही थी, खरगोन के पास में महेश्वर बांध है, जिसको सहस्त्रधारा जलप्रपात कहते हैं, स्टाटक बांध भी है और देजला देवड़ा बांध भी है, और खंडवा के पास में ओंकारेश्वर परियोजना, खंडवा के पास में ओंकारेश्वर परियोजना भी है, और महेश्वर बांध खरगोन और धार के बीच में महेश्वर बांध, स्टाटक बांध, देजला देवड़ा बांध। अब आप ये जानते हैं कि गंगा नदी को भारत में जीवित व्यक्ति का दर्जा प्राप्त है। इस चीज से आप परिचित हैं कि कौन सी नदी भारत में जीवित व्यक्ति का दर्जा उसको मिला हुआ है। तो भारत में तो गंगा नदी है, लेकिन मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी को भी जीवित नदी का, व्यक्ति का दर्जा मिला हुआ है। जो स्थान गंगा का है वही स्थान नर्मदा का है। इसके बाद फिर आप देखेंगे नर्मदा सेवा यात्रा 11 दिसंबर 2016 से 11 मई 2017 के बीच मध्य प्रदेश के 16 जिलों में नदी की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए नर्मदा सेवा यात्रा निकाली गई थी। यह एक करंट का भी प्रश्न हो गया, नर्मदा सेवा यात्रा कब से कब निकाली गई थी, कितने जिलों से निकाली गई थी, उसका उद्देश्य क्या था, ये उत्तर हो जाएगा। इसके बाद फिर मध्य प्रदेश में जीवित नदी का दर्जा नर्मदा को दिया गया है, इसकी चर्चा हमने पहले ही कर दिया। अरब सागर में कुछ और गिरने वाली नदियां हैं जिसके बारे में आप अध्ययन करेंगे। अगर मैटर ज्यादा इस पर है तो एक एक नदी का अध्ययन होगा, नहीं तो एक दिन में 2-3 नदियों का भी अध्ययन हो सकता है। मैटर के ऊपर निर्भर करता है कि बताने पर कितने बातें निकल करके और सामने कभी कभी आने लगती हैं, तो इस नाते मैटर ज्यादा हो जाता है। इसके बाद फिर प्रमुख पर्यटक स्थल
जो ये नदी नर्मदा है उसके किनारे प्रमुख पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं? तो प्रमुख पर्यटक स्थलों में आप देखते हैं अमरकंटक, जहां से नदी का उद्गम है, कपिलधारा, दुग्धधारा जलप्रपात आपको देखने के लिए है। जबलपुर में